वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को लेकर, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। इससे पहले हमने जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने विषय प्रवेश में चीज़ें लिखी हैं, उस पर बातचीत की है। अब हम क्रमशः जो अध्याय 1 है उस पुस्तक का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का, यानी कि आदिकाल, जिसका समय इन्होंने 1000 ईस्वी से 14 माना है। आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने 993 ईस्वी से आदिकाल का जो शुभारंभ है वो माना है। आज हम बात करेंगे आदिकाल की जो सामाजिक स्थिति थी आदिकाल में, उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अगर, तो भी आपके लिए पुस्तक महत्वपूर्ण है, अथवा किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, सभी के लिए जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है महत्वपूर्ण है। आदिकाल में कैसी सामाजिक स्थिति थी, इस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि आदिकाल विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि आदिकाल के नामकरण को लेके, जैसा कि विभिन्न कालों के विभाजन को लेके, नामकरण को लेके अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत हैं। आदिकाल को किसी ने वीरगाथा काल कहा, किसी ने संधि काल कहा, किसी ने चारण काल कहा, तो किसी ने कुछ कहा। तो इस तरीके से आदिकाल जो है विविध और परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल है, इसी वजह से है। एक मुख्य बात इन्होंने बताई कि हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं और हर्षवर्धन तक पढ़ते हैं, तो हर्षवर्धन के समय में केंद्रीकृत सत्ता का जो थी वो इस देश में थी। लेकिन हर्षवर्धन के काफ़ी समय बाद तक इस देश में जो है सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो सका। इसी के अभाव में जो आदिकालीन स्थिति है वो कुछ इसी तरीके की है कि वहाँ पे कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं है। आप आगे देखेंगे कि युद्ध या बाहरी हमलों का कोई प्रभाव जनता पर नहीं पड़ता था, क्योंकि पूरा का पूरा जो देश था, पूरी की पूरी जो देश की स्थिति थी वो अलग अलग रियासतों में बटी हुई थी। तो इस तरीके से युद्ध या बाहरी हमलों का कोई भी प्रभाव जनता पर डायरेक्ट नहीं पड़ता था। अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा होते थे, उनके लिए वही एक तरीके का देश होता था, उससे बाहर की स्थितियाँ उनके लिए विदेश की होती थी। आगे वो कहते हैं कि भूमि और नारी का हरण राजाओं पर लिखे गए काव्यों के सामान्य विषय हैं। उस समय का जो काव्य लिखा गया, तो उस समय आपको पता है चारण कवि होते थे, दरबारी कवि होते थे। चारण यानी कि भाट, जो कि राजाओं के पर्सनल पोइट होते थे, पर्सनल कवि होते थे। वो राजाओं की प्रशंसा में, राजाओं की सेना के उत्साह के लिए समय समय पर काव्य का सृजन करते थे। तो उस समय के जो काव्य के प्रमुख विषय हैं, सामान्य विषय हैं, वो भूमि और नारी का हरण एक सामान्य विषय है जो कि राजाओं के संदर्भ में लिखे जाते थे। आगे है कि सामंतवादी व्यवस्था में भूमि जो थी वो संपत्ति का स्रोत होती थी, यानी कि जो आय का स्रोत होती थी वो भूमि होती थी सामंतवादी व्यवस्था में, जो कि आपको पता है, ज्ञात है। रक्त या वंश की शुद्धता और उच्चता में नारी की भूमिका निर्णायक होती थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे की अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का अधिक प्रभाव था। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय जो पूरा का पूरा देश था वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, तो कोई भी प्रभाव डायरेक्ट जो है वो जनता तक नहीं पड़ता था। अगर कोई बाहरी आक्रमण है, ऐसी कोई स्थिति है, तो सामान्य जनता के दैनंदिन जीवन पर राज्य की अपेक्षा धार्मिक मतों का जो है वो अधिक प्रभाव होता था। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस काल में संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थीं, और साथ ही साथ अभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस काल को तमाम आलोचकों ने संधि काल भी कहा है, क्योंकि यहाँ पे अभ्रंश के, जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि अभ्रंश के केचुल को छोड़ती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी, और उस समय पर संस्कृत की भी, प्राकृत की भी और अभ्रंश की भी रचनाएं हो रही थी। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का जो पूर्ववर्ती रूप है वो अभ्रंश है। आगे लिखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी कि इस काल में आवागमन के साधन आज जैसे विकसित नहीं थे। जैसे कि आज साधनों का अभाव नहीं है, आपको कहीं भी जाना है आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उस समय पर आवागमन के जो साधन थे वो इतने आसान नहीं थे, इतने सहज नहीं थे। इसका प्रभाव काव्य पे किस तरीके से पड़ता है वो यहाँ पे लिखते हैं कि इसका परिणाम यहाँ दिखलाई पड़ता है कि इस विशाल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रची हुई कृतियों में भाषागत विभिन्नता अर्थात क्षेत्रीयता का रंग अधिक है। चूँकि जो रचनाकार होता था वो किसी भी संबंधित क्षेत्र से होता था, तो आवागमन के साधन जो थे वो आसान नहीं थे, तो वहाँ पे जो उनकी क्षेत्रीय भाषा थी वो उनके उस भाषा का जो प्रभाव है वो उनकी रचना पे अधिक दिखाई पड़ता है। यह यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कि उनकी रचनाओं पर क्षेत्रीयता का जो रंग है वो ज़्यादा है। इसलिए आदिकाल का हिंदी साहित्य अनेक बोलियों और साहित्य का प्रतीत होता है।
वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। जैसा कि मैंने बताया, धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थीं। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का इस काल में व्यापक प्रचार किया था। जैसा कि आपको पता है, आदिकाल में सिद्ध रचनाएं, सिद्धों की रचनाएं, जैनों की रचनाएं, इसके साथ नाथों की रचनाएं हो रही थीं। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने बताई। इसके आगे वो क्या कहते हैं, इसके उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उस विषय में, धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुआ है, कम मिलता है। आगे वो कहते हैं कि इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। जैसा कि आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम का जो समय है, आक्रमण का समय है भारत में, वो उसी समय का समय है, यानी कि वही 712 ईस्वी के आसपास। तो इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम श्रेणी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखलाई पड़ता है। आगे है कि संदेश रासक पिता अध्ययमार, जो कि जिनको अब्दुल रहमान भी कहते हैं, अपने नाम से इस्लाम मता धर्मावलंबी ज्ञात होता है, जो कि उनके नाम से ही जाहिर है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का जो प्रभाव है वो नहीं के बराबर है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी में बताते हैं, यानी कि रचनाएं तो मिल रही हैं, जो कि संदेश रासक जिनका ग्रंथ है अब्दुल रहमान। एक महत्वपूर्ण बात ये कि संदेश रासक जो ग्रंथ है, ये इनके जो आचार्य रहे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके साथ मिलके इन्होंने, यानी कि आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने मिलके संदेश रासक ग्रंथ का संपादन किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने कुछ सामाजिक स्थितियों के बारे में बातचीत करी, जो कि आदिकालीन सामाजिक स्थितियाँ हैं, कि किस तरीके से आदिकाल में जो है परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का काल रहा है आदिकाल, और किस तरीके से केंद्रीकरण की जो केंद्रीकृत जो सत्ता थी उसके जाने के बाद जो भारत की स्थितियां थी वो किस तरीके की थी, ये आदिकाल में हमको पता चलता है। किस तरीके से बाहरी आक्रमणों का आक्रमण शुरू होते हैं, और उसके साथ ही साथ भूमि और नारी के हरण जो है प्रमुख विषय, सामान्य विषय होते थे काव्य लिखने के। इसके साथ ही साथ नारी की एक निर्णायक भूमिका होती थी वंश की उच्चता में व वंश की शुद्धता में, और इसके साथ ही साथ धार्मिक मतों का जो है अधिक प्रभाव था सामान्य जनता पर, राज्य की अपेक्षा देखा जाए तो। इसके साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि मैंने बताया कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा कि आवागमन के साधनों का अभाव था, इसलिए उनकी रचनाओं में जो है क्षेत्रीयता का रंग जो है वो अधिक है। सिद्ध, जैन, नाथ, इन सब की रचनाएं मिलती हैं, और कहीं ना कहीं इस्लाम से संबंधित जो रचनाएं हैं वो भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जब अरब से इस देश की तरफ लोग आते हैं तो अपने साथ कुछ उनके साथ रचनाकार भी आते हैं, जो यहाँ आके साहित्य सृजन भी शुरू करते हैं। तो आज हमने बात की सामाजिक स्थिति के विषय में आदिकाल को लेके। इससे पहले हमने जो है विषय प्रवेश को लेके जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने बातचीत करी है उससे बातचीत कर ली है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्रमशः ये सीरीज आपकी चलती रहेगी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही सरल भाषा में लिखने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का सहयोग लिया है, उसके बाद एक सरल सी पुस्तक बना के हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो इसके बाद हम लोग क्रमशः बातचीत करेंगे, जो कि आदिकाल में आगे सिद्ध, नाथ, इन सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, जो कि परीक्षा के लिहाज से आपके महत्वपूर्ण तथ्य होने वाले हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।